एवरीवन, दिस इज शौर्य अग्रवाल फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, जिसमें हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की बात करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में भी है, बिजनेस स्टडीज़ में भी है। इस टॉपिक में हम बेसिकली बोलेंगे कि ये जो टॉपिक था ना, इसने हमारी ये जो पॉलिसी थी बेसिकली, इसने हमारी इंडियन इकोनॉमी का नक्शा बदल दिया था। और द मैन बिहाइंड दिस पॉलिसी वॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। इन दोनों ने मिलके ये पॉलिसी लाई, और ये ऐसी पॉलिसी थी जिसने पूरी इंडियन इकोनॉमी ना चेंज कर दी थी। इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे थी, इस पॉलिसी के बाद यहाँ पे आ गई थी। इनकी हेल्प से, इस पॉलिसी की हेल्प से, दैट वाज अ बून टू इंडियन इकोनॉमी। और ये पॉलिसी क्या है हम डिस्कस करेंगे, इसके क्या इम्पैक्ट्स थे, ये पॉलिसी क्यों आई, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना नहीं भूलना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऐसा क्यों लगा कि इंडिया में ये पॉलिसी लाना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उनको ऐसा क्यों लगा कि ये पॉलिसी ना अब लानी पड़ेगी। तो द रीज़न वॉज कि नहीं, एक्चुअली देयर वर मेनी रीजंस, बहुत रीजंस थे। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 6 रीजंस दिए हैं, रीजंस बड़े सारे थे। तो जो मेजर रीज़न था वो था लो जीडीपी, क्योंकि इंडिया की जीडीपी गिर चुकी थी बहुत कम से, एकदम लो डिक्रीज कर गई थी हमारी जीडीपी ना इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि 70% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, और एग्रीकल्चर में ही प्रोडक्शन नहीं थी, मतलब कि वहाँ से प्रोडक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट यूज़ कर रहे थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। तो जब 70% लोग मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उसी से उनकी इनकम आती है, और जब उधर ही हमारी प्रोडक्शन नहीं हो रही तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा। फिर सेकेंड रीज़न था हाई मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट बहुत बढ़ गया था, क्योंकि इतनी सारी डिजीजेज हो गई थी और उनको ट्रीट करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही नहीं है, मेडिसिन ही नहीं है। रुपी की डेप्रिसिएशन हो गई थी, रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई थी 26% से, नहीं एक्चुअली 26.7% से। और हमारा इंटरनेशनल रिजर्व फॉल कर गया था। फिर इंटरनेशनल डेट हो गया था बहुत ज़्यादा, उस पर इंटरेस्ट बढ़ी जा रहा है और रीपे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो आई थिंक ये रीजंस काफ़ी हैं जानने के लिए कि ये पॉलिसी क्यों आई गई। आप समझते हैं कि ये पॉलिसी बेसिकली थी क्या। इस पॉलिसी को हम बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, और एलपीजी पॉलिसी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं। एलपीजी यहाँ पे है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये 3 मेजर एस्पेक्ट्स थे जो लाए गए थे, इनको एक एक करके समझेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शंस हटाना, फ्रीडम, है ना। तो इस पे हम बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शंस हम हटा रहे हैं या जिसको हम फ्रीडम दे रहे हैं वो है हमारा ट्रेड। इसमें हम बात करें कि ट्रेड पे जो भी हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उसको हमने रिमूव कर देनी है, और हमने फ्री ट्रेड रखना है अपनी कंट्री में। तो यहाँ पे जो फ्री ट्रेड की बात हो रही है वही बेसिकली बात है कि पहले क्या करते थे, पहले क्या था इंडिया में कि कोई भी काम करना पड़ता था उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अब ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि लाइसेंस जो थे वो रिमूव कर दिए। तो पहले था लाइसेंस परमिट कोटा राज। तो ये जो राज था, ये लाइसेंस राज था, इसको उन्होंने रिमूव कर दिया, और सिर्फ 6 मेजर इंडस्ट्रीज थी, बिजनेसेस थे जिसमें ये रखा है, बाकी सब से रिमूव कर दिया। तो ये मेजर काम था इसमें लिबरलाइजेशन में, जो था कि जितने भी लाइसेंस थे, जो इंडस्ट्रीज पे इन्होंने लाइसेंस लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, उसको रिमूव कर दी। एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज। और इसमें हमने सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज हैं जिस पे हमने अभी भी ये लाइसेंस हमें लेना पड़ता है, अदरवाइज बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उससे हमने रिमूव कर दी। सेकेंड इज फ्रीडम इन डिसाइडिंग स्केल ऑफ बिजनेस। स्केल ऑफ बिजनेस में हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना पड़ता था तो परमिशन लेनी पड़ती थी, ऐसे नहीं कर सकते थे। लेकिन इस पॉलिसी में इन्होंने क्या कर दिया, आपको फ्रीडम है, आप अपनी बिजनेस का स्केल खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपने एक्सपैंड करना है तो आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। थर्ड वॉज फ्रीडम इन
फिक्सिंग प्राइसेस, पहले गवर्नमेंट इंटरवीन करती थी प्राइसेस में, प्राइसेस खुद सेट नहीं कर सकते थे, तो अब इन्होंने क्या किया कि फ्रीडम है आपको, आप अपने गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस खुद डिसाइड कर सकते हैं। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, टैक्स बहुत था, टैक्स रेट्स कम कर दिए इन्होंने ताकि हमारी गुड्स की ना फ्री मूवमेंट हो, मतलब कि फ्री नॉट बिना पैसों के, कम कर दिए टैक्स रेट्स, मतलब कि इजीली हम मूव कर सके, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना, इन्होंने बेसिकली सारी रिस्ट्रिक्शंस ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर दिया था। देन इज सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसमें जितने भी प्रोसीजर्स थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, जो भी ड्यूटीज वगैरह थी वो कम कर दी, रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी ताकि हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईजिली हो सके। तो बेसिकली इन्होंने करना क्या चाहते थे कि जो भी हमारा ट्रेड है उसके लिए जो भी करना हो ना, उन चीज़ों में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, उसको हमने रिमूव कर दिया। तो देयर वाज फ्री ट्रेड इन आवर कंट्री। तो सेकेंड हमारा एस्पेक्ट है प्राइवेटाइजेशन। इसके नाम से ही समझ आ रहा है प्राइवेटाइजेशन का मतलब व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, जब हम प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बेसिकली 1991 में क्या था कि जो 17 मेजर इंडस्ट्रीज थी ना वो सिर्फ गवर्नमेंट की कंट्रोल के अंदर थी। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, वो कह रहे हैं कि ये जो 17 इंडस्ट्रीज थी उन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया 8 में, कि सिर्फ 8 ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जो सिर्फ गवर्नमेंट की कंट्रोल के अंडर होगी। और अब यहाँ पे सिर्फ 3 हो गई हैं, मतलब कि पहले 17 थी फिर उन्होंने 8 किया, अब सिर्फ 3 कर दिए। सो 3 मेजर इंडस्ट्रीज जो सिर्फ गवर्नमेंट की कंट्रोल के अंदर है वो है हमारी रेलवेज, फिर आर्मी इक्विपमेंट्स और एटॉमिक एनर्जी। सिर्फ यही 3 इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बाकी इन्होंने सब प्राइवेटाइज कर दिया है, मतलब सिर्फ सब प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया है। इसमें कर क्या रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में, 2 चीजें, एक हो रही है डाइल्यूशन और दूसरी है डिसइन्वेस्टमेंट। डाइल्यूशन में क्या होता है, डाइल्यूशन में अगर जब कंपनी अपनी शेयर्स बेचती है, ठीक है, 51% से ज़्यादा शेयर्स बेचती है, जिससे ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब पब्लिक सेक्टर अपनी कंपनीज की जो स्पेशली सिक यूनिट्स थे या जो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे या उन्हें लग रहा था कि जिस पे अब हमें फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, तो जब इन कंपनीज के शेयर्स 51% से ज़्यादा उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बेचा, तो वो क्या हो गया हमारा डाइल्यूशन, इससे हमारी प्राइवेटाइजेशन आई। दूसरी चीज़ वो कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हो गया सेल, जब वो अपने सामान को ही या तो अपना बंद कर रहे हैं बिजनेस या फिर उसको सेल कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें वो कर रहे थे, एक थी डाइल्यूशन और दूसरी थी डिसइन्वेस्टमेंट। तो कौन से सेक्टर्स थे, वो सेक्टर्स थे, वो कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी जो सिक थी, मतलब कि सिक यूनिट्स थी जो इनसे संभाली नहीं जा रही थी और जिन पर उनका फोकस देना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्लान किया था कि ऐसे नहीं, कोई भी 3 इन्होंने अपने अंडर रखी, बाकी सभी को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। लास्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ बाकी इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट करना। 1991 से पहले क्या था, जो इंडिया था वो सपोर्ट करता था स्वदेशी गुड्स को, मतलब कि इंडिजीनियस गुड्स को, कि जो हमारी कंट्री में खुद ही बनाए, क्योंकि बाहर के गुड्स आएंगे तो उनको पैसा जाएगा, इंडिया में आगे ही पैसा नहीं है, तो अपनी इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इसलिए बहुत सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ना रिस्ट्रिक्शंस थी। तो लिबरलाइजेशन में हमने सिंप्लीफाई कर दिया था इन सबको, और ग्लोबलाइजेशन में हम इन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं, नॉट टोटली बट कुछ हद तक काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस और ऑब्स्टिकल्स इन्होंने रिमूव कर दिए थे ताकि हमारी गुड्स और सर्विसेज की फ्री मूवमेंट हो, कैपिटल की फ्री मूवमेंट हो, हमारे लोग घूम सकते हैं बाहर, है ना। तो क्या है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, एंड लास्ट इज फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इवन टेक्नोलॉजी भी बाहर की आई इंडिया में। तो इन तीनों से काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारी कंट्री पे, हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे। लिबरलाइजेशन से हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड को फ्री कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन में वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। और लास्ट है ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम बाकी इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, उन फ्री फ्लो हो रही है गुड्स और सर्विसेज की।
अभी हमने पढ़ा समझा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी इंडियन इकोनॉमी के लिए और उन्होंने कितना हेल्प किया इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी को इंक्रीज करने में। लेकिन कोई भी चीज़ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं, बट मैं ये भी कहूँगी कि जो फ़ायदे थे, जो बेनिफिट्स थे, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थे कॉन्सिक्वेंसेस से। तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, वो हैं ये। सबसे पहला है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, मतलब कि अब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को फंड्स नहीं दे रही थी, उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी फाइनेंशियली, तो पब्लिक सेक्टर अब खुद पे थे, खुद कमाओ खुद रोटी खाओ। सेकेंड इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन बढ़ गया था, फॉरेन की कंपनीज आके इंडिया में अपने गुड्स बेचेगी तो इंडियन कंपनीज के लिए तो कंपटीशन बढ़ेगा ही ना, और वैसे भी इंडियंस इंपोर्टेड गुड्स के लिए कितने क्रेजी होते हैं, है ना, तो इसलिए कंपटीशन बढ़ चुका था। देन इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स वो डिमांडिंग हो गए थे, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, तो अब हम तो डिमांड करेंगे ही ना। अब हम तो चाहेंगे ना कि अगर आप चाहते हो कि हम आपका प्रोडक्ट खरीदें तो हमें क्वालिटी अच्छी दो, हमें वर्ड्स दो, हमें वैल्यू फॉर मनी दो, ठीक है। देन इज फोर्थ इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही थी और चेंज हो जा रही थी, तो कंपनीज के लिए इस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना इम्पॉर्टेंट हो गया था। अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी टेक्नोलॉजी को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना भी इम्पॉर्टेंट हो गया था। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना या फिर अपनी ग्रोथ करना कंपनी की, वो इट वॉज न्यूली इम्पॉसिबल। तो अपनी टेक्नोलॉजी भी अप टू डेट करनी है, ये भी हो गया था इंपॉर्टेंट। देन इज नेसेसिटी फॉर चेंज, 1991 से पहले क्या था, लिमिटेड बिजनेस होता था क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस ही बड़ी थी, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, बिजनेस हमारे अनस्टेबल होने स्टार्ट हो गई क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। तो अब चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द इकोनॉमी। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए चेंज लाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज में इम्पॉर्टेंट हो गया था। देन इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, वैसे ही इंडियन फर्म्स को इतना लॉस हो रहा था क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉयज़ नहीं थे। पहले तो इतनी ज़रूरत नहीं होती थी चेंज करने की, लेकिन अब हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए जो ट्रेंड हो, कॉम्पिटेंट हो, कमिटेड हो, जो काम कर सके, ठीक है ना। लास्ट है मार्केट ओरिएंटेशन। पहले क्या होता था 1991 से पहले, जो बनता था वही बिकता था, कि मतलब कि जो हमने बनाया हम वही मार्केट में जाके बेच देंगे। लेकिन 991 पॉलिसी के बाद जब कंपटीशन बढ़ गया, कस्टमर्स वो डिमांडिंग हो गए, तो फिर उससे क्या हुआ, मार्केट ओरिएंटेशन जैसा कॉन्सेप्ट आया जो हम मार्केटिंग में पढ़ेंगे आगे जाके। इसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि अब हमने देखना है, हमने स्टडी करना है कि हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, और उनके अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रोडक्ट जो हैं वो बनाएंगे और बेचेंगे। जो मेरे कस्टमर्स चाहते हैं अब वही बिकेगा, जो बनेगा वो नहीं बिकेगा, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेस थे। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, टॉपिक इंटरेस्टिंगली समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।